एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो आरआरबी टीचिंग रिक्रूटमेंट यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने टीचर्स की कुछ वैकेंसीज निकाली हैं। तो टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी वाले बच्चों के लिए मैंने सीरीज स्टार्ट की हुई है। प्रोफेशनल एबिलिटी मैं यहाँ पर अपने चैनल पर कवर करवा रही हूँ, ठीक है। तो पीजीटी और टीजीटी वाले बच्चों के लिए ये सीरीज है जो कि अभी हम कर रहे हैं, और पीआरटी वाले बच्चों के लिए अलग से सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पर, जाकर आप विजिट कर सकते हैं। तो टीजीटी पीजीटी वाले बच्चों के लिए 7th क्लास रहेगी। आज की वीडियो में हम इंडियन थिंकर्स कौन कौन से रहेंगे एजुकेशन की, उनको डिस्कस करेंगे। देखिए, आपके सिलेबस में टॉपिक दिया गया है इंडियन एंड वेस्टर्न थिंकर्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि मेंशन नहीं किया गया है कि ये पर्टिकुलर थिंकर्स रहेंगे, इंडियन थिंकर्स ये रहेंगे, वेस्टर्न थिंकर्स ये रहेंगे। तो जो थिंकर्स अमूमन पूछे जाते हैं, जहां से क्वेश्चंस बनता है, ठीक है, जिन जिन थिंकर्स से क्वेश्चंस आते हैं, जितने भी ये टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम्स है, वहां पर जो कि आपने बीएड एमएड में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, बीएड तो आपने किया होगा, तो बीएड में पढ़े होंगे ये थिंकर्स। तो वो मैंने मेन थिंकर्स इंक्लूड किए हैं, इंडियन थिंकर्स में भी, और जो आगे वेस्टर्न थिंकर्स की वीडियो आएगी उसमें भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो में कौन कौन से इंडियन थिंकर्स को हम डिस्कस करेंगे? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंदो और सावित्री बाई फुले। ये 5 इंडियन थिंकर्स रहेंगे, यानी कि ये वो थिंकर्स है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है। और वीडियो की लास्ट में इन थिंकर्स से रिलेटेड इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को भी मैंने इंक्लूड किया है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी की जो फिलॉसफी थी वो कैसी थी? आइडियलिस्ट इन एम, यानी कि उनकी जो एजुकेशनल, उनका जो शिक्षा दर्शन था वो कैसा था? आइडियलिस्ट इन एम, नेचुरलिस्ट इन कंटेंट एंड प्रैग्मेटिस्ट इन मेथड्स। यानी कि एम्स किस तरह के थे? आइडियलिस्टिक थे, कंटेंट नेचुरलिस्ट से रिलेटेड था, और मेथड्स जो है प्रैग्मेटिज्म से रिलेटेड थे, ठीक है। आइडियलिज्म का मतलब क्या है कि जहां पर सत्य की बात हो रही है, ट्रुथ ब्यूटी और गुडनेस की बात की जा रही है, एम्स इस तरह के थे। मेन फोकस किस चीज पर था? ट्रुथ ब्यूटी और गुडनेस पर था, ठीक है। इम्फोसाइज ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, यानी कि शरीर, मन और आत्मा का सर्वांगीण विकास पर उन्होंने फोकस किया है। तो ये लाइन एज इट इज, उनकी जो डेफिनेशन थी कि महात्मा गांधी की जो एजुकेशन की डेफिनेशन थी वो एज इट इज पूछ ली जाती है। तो बॉडी माइंड और स्पिरिट का ऑल राउंड डेवलपमेंट, ये कौन बात करते हैं? महात्मा गांधी करते हैं। उनका मानना था कि भाई जो लिटरेसी है वो एजुकेशन नहीं है, यानी कि जो थोड़ा बहुत आपने पढ़ लिख लिया, ठीक है, साक्षर हो गए आप, लिखना पढ़ना जान गए, तो उसको हम एजुकेशन नहीं कहेंगे। अब एक कॉन्सेप्ट आता है बेसिक एजुकेशन का, बहुत बार पूछा जाता है, जिसको नई तालीम का नाम भी के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। नई तालीम या बेसिक एजुकेशन, ये कॉन्सेप्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, गांधी जी ने इंट्रोड्यूस किया था बेसिक एजुकेशन, जिसको नई तालीम के नाम से भी जानते हैं। कब? जुलाई 1937 में। कौन सा जर्नल? उनकी जो एक पत्रिका थी, हरिजन नाम की पत्रिका थी, ये पत्रिका का नाम भी पूछ लिया जाता है, वहां पर इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया है बेसिक एजुकेशन को, ठीक है। तो गांधी जी क्या कहते हैं? एजुकेशन शुड बी सेल्फ सफिशिएंट, यानी कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो सेल्फ सफिशिएंट करे, जो आपको आत्मनिर्भर बनाए। इसलिए उन्होंने हैंडीक्राफ्ट्स और प्रोडक्टिव वर्क पर बहुत ज्यादा फोकस। इसके बाद है वर्धा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। 1937 में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसके जो हेड थे, जिसको लीड किसने किया था? जाकिर हुसैन ने। ये तो इसलिए, यानी कि उसके जो हेड थे वो जाकिर हुसैन थे, तो उस कमेटी को जो है जाकिर हुसैन कमेटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो वर्धा एजुकेशन भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो महात्मा गांधी से रिलेटेड है, ठीक है। अब उन्होंने बहुत सारे एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट किए थे, शिक्षा के बारे में कुछ प्रयोग किए थे, जो कि कहाँ कंडक्ट किए थे? टॉलस्टॉय फॉर्म में, साबरमती और सेवाग्राम आश्रम, यहाँ पर उन्होंने काफी सारे एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट भी किए थे। इसके अलावा उन्होंने बेसिक एजुकेशन और प्री बेसिक एजुकेशन का भी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, यानी कि जो 7 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उसके लिए उन्होंने प्री बेसिक एजुकेशन की बात की है, ठीक है। अब महात्मा गांधी की कुछ एक कोर वैल्यूज है जो आपको पता होना चाहिए, किस किस चीज पर उन्होंने फोकस किया है। अहिंसा की बात करते हैं, ठीक है, मेन तो उनका अहिंसा, नॉन वायलेंस की बात करते हैं। सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शारीरिक श्रम, अस्वाद का मतलब आपके टेस्ट पर कंट्रोल होना चाहिए। सर्वत्र भय वर्जनम, फियरलेसनेस की बात की है, निडरता की बात की गई। सर्वधर्म संभाव, ठीक है, सभी धर्मों को, रिलीजियस टॉलरेंस की बात की कि भाई सभी धर्म एक जैसे हैं। स्वदेशी अपनाने पर फोकस करते हैं। स्पर्श भावना, यानी कि अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो स्पर्श भावना, जो छुआछूत की प्रॉब्लम थी, उसका उन्होंने विरोध किया है, ठीक है। जो अनटचेबिलिटी की भावना रहती थी कि एक दूसरे को स्पर्श ना करना, या ये इस जाति का है, ये उस जाति का, तो इस तरह की जो चीजें थी उसका उन्होंने विरोध किया है।
अब महात्मा गांधी की कुछ एक मेजर बुक्स हैं तो वो आपको पता होना चाहिए। हिंद स्वराज, द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ये उनकी बायोग्राफी है, ठीक है, बहुत बार ये पूछी गई है। इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, द एसेंशियल गांधी, ठीक है। इसके अलावा यंग इंडिया, इनकी एक पत्रिका थी, इंग्लिश वीकली पत्रिका थी, जिसके जो फाउंडर थे वो लाला लाजपत राय थे 1910 तक, ठीक है। उसके बाद जो है इसको गांधी जी के द्वारा पब्लिश किया गया था। तो एडिटर अगर आप लोगों से पूछा जाता है तो महात्मा गांधी थे, क्योंकि जो इंडिपेंडेंस के लिए जो इंडिया की डिमांड थी तो पॉपुलराइज ये बाद में हुई थी 1910 से 1931 तक। इसके जो एडिटर थे वो कौन थे? महात्मा गांधी थे, ठीक है। तो एडिटर कौन थे? महात्मा गांधी। और फाउंड किसके द्वारा की गई थी? लाला लाजपत राय के द्वारा। इसके बाद बात करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर की। तो देखिए रविंद्रनाथ टैगोर एक ग्रेट थिंकर, पोएट और एजुकेशनिस्ट थे। किससे इन्फ्लुएंस थे? नेचुरलिज्म से इन्फ्लुएंस थे। नेचुरलिज्म और इंडिविजुअलिज्म की बात करते हैं, जैसे रूसो करते हैं नेचुरलिज्म की बात, ठीक है। उनके जो आइडियाज थे एजुकेशन के बारे में वो किस चीज पर इंफेसाइज करते हैं, यानी कि उन्होंने किस पर फोकस किया है? क्रिएटिविटी, फ्रीडम और कनेक्शन विद नेचर की बात करते हैं, ठीक है। तो टैगोर की एजुकेशनल फिलॉसफी क्या कहती है? लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस की बात करते हैं कि भाई लर्निंग एक्सपीरियंस के थ्रू आती है। अ टीचर कैन नेवर ट्रूली टीच, मतलब एक टीचर तब तक बच्चों को नहीं पढ़ा सकता जबकि वो खुद भी ना पढ़ रहा हो, यानी कि उसको लगातार पढ़ते रहना है, ठीक है। एक दीपक दूसरे दीपक को प्रज्वलित नहीं कर सकता जब तक वो खुद ना जल रहा हो, तो उसको भी लगातार मतलब अप टू डेट रहना है, कहने की बात यह है, ठीक है। एजुकेशन थ्रू इन्वायरमेंट, यानी कि लर्निंग शुड बी इन एन ओपन एंड नेचुरल सेटिंग्स में होनी चाहिए। लर्निंग यानी कि ओपन और नेचुरल सेटिंग में होनी चाहिए। क्रिएटिविटी और सेल्फ एक्सप्रेशन की बात करते हैं। ही बिलीव्ड इन डेवलपिंग अ चाइल्ड्स इमेजिनेशन थ्रू आर्ट, म्यूजिक एंड लिटरेचर, यानी कि बच्चे की जो इमेजिनेशन है वो कैसे डेवलप हो सकती है? आर्ट, म्यूजिक और लिटरेचर के थ्रू, ठीक है। यानी कि उसकी क्रिएटिविटी वो अपने आप को कब एक्सप्रेस कर पाएगा? तो आर्ट के थ्रू, म्यूजिक के थ्रू, लिटरेचर के थ्रू, ठीक है। तो क्रिएटिविटी और सेल्फ एक्सप्रेशन ये दो वर्ड्स हैं, ध्यान में रखना। किसके द्वारा बोले गए हैं? रविंद्रनाथ टैगोर इसकी बात करते हैं। कई बार ये डायरेक्टली वर्ड्स पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और यूनिवर्सल एजुकेशन की बात करते हैं कि भाई सिर्फ क्लासरूम तक एजुकेशन सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि सारा वर्ल्ड, सारा संसार एक जगह समाहित हो जाए, इस तरह की एजुकेशन होनी चाहिए। यूनिवर्सल एजुकेशन होनी चाहिए, सार्वभौमिक होनी चाहिए। इसके बाद बात करेंगे कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर एंड एजुकेशन, यानी कि लिटरेचर और एजुकेशन में इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, क्या योगदान है। तो देखिए ये पहले एशियन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था अपनी कौन सी मतलब साहित्यिक रचना के लिए? गीतांजलि। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, गीतांजलि किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसके जो लेखक है वो कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। और ये वो कृति है जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था इंग्लिश लिटरेचर में, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी, ठीक है। शांति निकेतन मतलब एक स्कूल, आप समझ सकते हैं इसको। आज की डेट में ये विश्व भारती यूनिवर्सिटी बन चुकी है। कब फाउंड किया गया था? मतलब 1901 में इन्होंने स्थापित किया था, जिसमें गुरुकुल सिस्टम को फॉलो किया जाता था। तो कोलकाता से बहुत ज्यादा 150-200 किलोमीटर दूर जंगलों में बिल्कुल नेचर के करीब जाकर इन्होंने बिल्कुल प्योर नेचर में, तो वहां पर जिस तरह की एजुकेशन ये इंपार्ट करना चाह रहे थे तो बिल्कुल नेचर के करीब उन्होंने वहां जंगलों में इसको स्थापित किया था। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बन चुकी है, ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो देखिए अमूमन क्या होता है कि जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनके जो चांसलर हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन ये इकलौती यूनिवर्सिटी है जिसके चांसलर पीएम है। इसके अलावा और कौन कौन सा नोटेबल वर्क्स है, यानी कि नेशनल एंथम इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, हम सभी जानते हैं। गोरा, चतुरंग, धर्म शिक्षा, काबुलीवाला, द होम एंड द वर्ल्ड, ये कुछ इंपोर्टेंट रचनाएं हैं इनकी, ठीक है। तो टैगोर की जो एजुकेशनल प्रिंसिपल्स हैं वो क्या क्या है, क्या क्या कहते हैं वो? कि भी एजुकेशन नेचुरल और फ्री होनी चाहिए। लर्निंग थ्रू एक्टिविटी एंड क्रिएटिविटी की बात करते हैं, यानी कि एक्टिविटी और क्रिएटिविटी पर बहुत ज्यादा फोकस किया है। एजुकेशन शुड बी हार्मोनियस, सामंजस्य पूर्ण होनी चाहिए। किसके साथ सामंजस्य बैठाया जाना चाहिए? नेचर, ठीक है। यानी कि नेचर के साथ कनेक्शन की बात करते हैं। टीचर का रोल एक इंस्पायर की तरह होना चाहिए, एक इंस्ट्रक्टर की तरह नहीं होना चाहिए, जो बच्चों को गाइड करे। सेल्फ एक्सप्रेशन पर इन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया है, यानी कि उसको अपने आप को एक्सप्रेस करना लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वो मानते हैं, ठीक है। एजुकेशन मस्ट बी होलिस्टिक होनी चाहिए, जिसमें फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सके बच्चे की, ठीक है। तो ये उनके एजुकेशनल प्रिंसिपल्स हैं। इंटरनेशनलाइजेशन की बात करते हैं, नेशनल एंथम इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, गीतांजलि इनकी कृति है, ठीक है। सेल्फ एक्सप्रेशन, क्रिएटिविटी की बात करते हैं। ये कुछ कुछ मतलब की टर्म्स हैं जो कि आप ध्यान में रख सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर से रिलेटेड। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ कोटेशंस हैं, यानी कि जो वर्ड्स
वर्ड्स इनके द्वारा बोले गए हैं किसी न किसी कृति में, जो इनकी रचनाएं हैं वहां पर यूज किए गए हैं, तो इनके द्वारा जो बोले गए वर्ड्स हैं वो एज इट इज पूछ लिए जाते हैं। ये लाइन उठाकर आप लोगों से एज इट इज पूछ ली जाती है कि भाई ये किसके द्वारा कहा गया है। ठीक है, जैसे सारी तो मैं नहीं पढ़ूंगी, आप पढ़ लीजिएगा, मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, जैसे अ टीचर कैन नेवर ट्रूली टीच अनलेस ही इज स्टिल लर्निंग हिमसेल्फ, ये बहुत बार पूछी जाती है। अ लैम्प कैन नेवर लाइट अनदर लैम्प अनलेस इट कंटिन्यूज टू बर्न इट्स ओवन फ्लेम, भाई एक दीपक जब तक दूसरे दीपक को प्रज्वलित नहीं कर सकता जब तक वो खुद न जल रहा हो। तो एक शिक्षक कभी भी सच्चे रूप से नहीं पढ़ा सकता जब तक वह स्वयं ना सीख रहा हो। ठीक है, उसको भी अप टू डेट रहने की जरूरत होती है। तो ये लाइन डायरेक्टली पूछ ली जाती है, डोंट लिमिट अ चाइल्ड टू योर ओन लर्निंग फॉर ही वॉज बोर्न इन अनदर टाइम, भाई अब बच्चे को अपनी शिक्षा तक सीमित मत करो, भाई जितना आप जानते हो वहां तक उसको सीमित मत करो, क्योंकि वह किसी दूसरे समय में पैदा हुआ है। ठीक है, बच्चा शिक्षक के ज्ञान से अधिक उसके व्यवहार से सीखता है। ठीक है, द चाइल्ड लर्न्स मोर फ्रॉम द एटीट्यूड ऑफ द टीचर देन फ्रॉम द नॉलेज इम्पार्टेड बाय हिम, भाई टीचर जो बच्चों को नॉलेज इम्पार्ट करा उससे ज्यादा वो उसके एटीट्यूड से सीखता है। तो रविंद्रनाथ से रिलेटेड ये कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशन है, इनको आप एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि अगर पेपर में पूछ ली जाए डायरेक्ट लाइन्स एज इट इज तो आप लोगों को ध्यान में आ जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे स्वामी विवेकानंद की। तो स्वामी विवेकानंद जो है एक ग्रेट स्पिरिचुअल लीडर, फिलोसोफर और एजुकेशनिस्ट थे। किसके शिष्य थे? रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे एंड अ की फिगर इन द रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म, यानी कि हिंदुइज्म के पुनरुत्थान में एक की फिगर, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। ठीक है, उनकी जो फिलॉसफी थी वो प्रैक्टिकल वेदांत और अद्वैत वेदांत पर बेस्ड थी। उनकी जो टीचिंग्स थी वो किस पर फोकस करती है? सेल्फ रियलाइजेशन, मैन मेकिंग, नेशनलिज्म, कैरेक्टर बिल्डिंग की बात की गई है। 12 जनवरी हिज बर्थ एनिवर्सरी इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल यूथ डे इन इंडिया, यानी कि 12 जनवरी को उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, तो उस डे को 12 जनवरी को एज नेशनल यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में, यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। किस थिंकर का जन्मदिन? स्वामी विवेकानंद का। अब उनके एजुकेशनल थॉट क्या है, यानी कि शिक्षा के बारे में उन्होंने क्या कहा है? एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन, यानी कि व्यक्ति में जो परफेक्शन ऑलरेडी है उस परफेक्शन को मैनिफेस्ट करना, उसको प्रकट करना, उसको बाहर निकालना ही एजुकेशन है। ये लाइन बहुत बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। ठीक है, ये किसके द्वारा कहा गया? तो स्वामी विवेकानंद ने ये एजुकेशन की डेफिनेशन दी है। एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? मैन मेकिंग, लाइफ गिविंग एंड कैरेक्टर बिल्डिंग। ठीक है, मैन मेकिंग की बात कौन करते हैं? स्वामी विवेकानंद करते हैं। गोल ऑफ एजुकेशन क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन और सर्विस टू ह्यूमैनिटी, यानी कि मानवता की सेवा करना, सेल्फ रियलाइजेशन की बात करते हैं। ट्रू एजुकेशन क्या डेवलप करती है? स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ डिसिप्लिन को डेवलप करती है। एम्फसाइज प्रैक्टिकल नॉलेज ओवर मियर बुकिश लर्निंग, यानी कि बुकिश लर्निंग पर ज्यादा फोकस नहीं करते, प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज्यादा एम्फसाइज करते हैं। अब स्वामी विवेकानंद के भी कुछ इंपोर्टेंट कोट्स हैं, यानी कि जो बात उन्होंने एज इट इज बोली वो कई बार पूछ ली जाती है, जैसे एजुकेशन शुड बी मैन मेकिंग एंड सोसाइटी मेकिंग। ठीक है, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन, यानी कि जो भी मतलब मनुष्य में पहले से पूर्णता विद्यमान है उसका प्रकटीकरण। ये दो इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट लाइन है। इसके अलावा जीवा इज शिवा, यानी कि जीव ही शिव है, ये तो बहुत बार पूछा गया है। जीवा इज शिवा किसके द्वारा कहा गया है? ठीक है, सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, यानी कि मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सेवा है, जीव ही शिव है। अराइज, अवेक एंड स्टॉप नोट टिल द गोल इज रीच, यानी कि उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। ठीक है, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। तो ये कुछ एक कोटेशंस है स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड, इनको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या है कि यहीं से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, कोई कोट ही आपको उठा के दे दिया जाता है कि किसके द्वारा कहा गया है। अब हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद कॉन्ट्रीब्यूशन टू एजुकेशन, स्वामी विवेकानंद का शैक्षिक योगदान क्या क्या है। ठीक है, मैन मेकिंग एजुकेशन की बात करते हैं, नेशनलिज्म, वीमेन एजुकेशन, प्रैक्टिकल एजुकेशन और धर्म का भी कुछ ना कुछ रोल मानते हैं एजुकेशन में। ठीक है, तो मैन मेकिंग एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? जो बच्चे का फिजिकल, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल पावर्स को डेवलप करे, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चे में आए, विल पावर, डिसिप्लिन की बात की गई, इस चीजों पर इंफसाइज किया गया है। नेशनलिज्म की जब बात करते हैं तो कहते हैं कि भी एजुकेशन नेशनल इंटीग्रेशन के लिए इंस्पायर करे, जितना भी इंटॉलरेंस और सेक्रेटेरियन वायलेंस है, जो क्षेत्रीय हिंसा वगैरह होती है उसका वो विरोध करते हैं, वो नहीं होनी चाहिए। वीमेन एजुकेशन पर फोकस करते हैं, यानी कि इंडियन सोसाइटी में जो औरतों को दबाया जाता है उसका वो विरोध करते हैं, वीमेन इंपावरमेंट की
बात करते हैं कि भाई किसी भी देश की प्रगति के लिए वीमेन एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल एजुकेशन पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, यानी कि साइंटिफिक थिंकिंग और प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए इंक्रेज करती हुई होनी चाहिए एजुकेशन जो है सिर्फ बुकिश थ्योरीज तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि रियल लाइफ सिचुएशंस में उसको अप्लाई किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है रोल ऑफ रिलीजन इन एजुकेशन, यानी कि शिक्षा में धर्म की भूमिका को भी वो मानते हैं कि एजुकेशन में जो है मोरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज इंक्लूड होनी चाहिए। एडवेंट वेदांत में वो बिलीव करते हैं और प्रैक्टिकल वेदांत को उन्होंने प्रमोट किया है। प्रैक्टिकल वेदांत का मतलब विच टीचेस स्पिरिचुअल ग्रोथ थ्रू सेल्फलेस एक्शन, यानी कि निस्वार्थ भाव से आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसे हो सकती है, उसी के बारे में इसमें बताया गया है प्रैक्टिकल वेदांत में। ठीक है, ये उनकी बुक भी है प्रैक्टिकल वेदांत। ये बहुत बार पूछा जाता है प्रैक्टिकल वेदांत की बात कौन करते हैं, स्वामी विवेकानंद करते हैं। तो जहां मैन मेकिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग, प्रैक्टिकल वेदांत, नेशनलिज्म की बात आती है, मतलब किसकी बात हो रही है, स्वामी विवेकानंद की बात हो रही है। तो स्वामी विवेकानंद का एजुकेशनल कॉन्ट्रीब्यूशन था। अब इंडियन सोसाइटी के बारे में उन्होंने क्या कहा है, ठीक है, स्वामी विवेकानंद व्यू ऑन इंडियन सोसाइटी। तो देखिए उन्होंने ह्यूमन माइंड को एक रेस्टलेस मोंकी से कंपेयर किया है। ठीक है, ये कई बार पूछा जाता है कि मोंकी से ह्यूमन माइंड का कंपेयर किसके द्वारा किया गया है, तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जो ह्यूमन माइंड है वो एक मोंकी की तरह है। ठीक है, समाज की जब वो बात करते हैं तो कहते हैं कि समाज में दो मेजर इविल्स हैं, कौन कौन सी, ऑपरेशन ऑफ वीमेन, यानी कि महिलाओं का उत्पीड़न जो किया जाता है, एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पुअर थ्रू कास्ट रिस्ट्रिक्शन, यानी कि जाति का जो रिस्ट्रिक्शन होता है, जो कास्ट रिस्ट्रिक्शन के थ्रू जो गरीब लोग हैं उनको एक्सप्लॉयट किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है। ये दो बड़ी इविल उन्होंने इंडिया में बताई है। बिलीव्ड इन हार्मोनी, यानी कि वो सामंजस्य में बिलीव करते हैं। किसके बीच सामंजस्य की बात करते हैं, मॉडर्न साइंस एंड स्पिरिचुअल विजडम के बीच सामंजस्य होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे इंस्टीट्यूशंस एंड राइटिंग्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट जो उनके द्वारा स्थापित किए गए थे, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, एक स्कूल है, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी, उसी तरह से स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, 1897 में, जो किसको प्रमोट करता है, एजुकेशन, सोशल सर्विस एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पर फोकस करता है। ठीक है, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि होलिस्टिक लर्निंग पर फोकस करता है। बुक्स की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स उनके द्वारा लिखी गई हैं, वर्तमान भारत, प्रैक्टिकल वेदांत, बहुत बार पूछी जाती है प्रैक्टिकल वेदांत, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोरा, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग। ठीक है, ये उनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है। इसके बाद बात करेंगे श्री अरविंदो की। देखिए अरविंदो क्या थे, एक फिलोसफर, नेशनलिस्ट, पोएट और स्पिरिचुअल लीडर थे। ही वाज डीपली इन्वॉल्व्ड इन इंडियंस फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि जो इंडिया का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, जो फ्रीडम के लिए स्ट्रगल चल रहा था, उसमें वो काफी इन्वॉल्व थे स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में उन्होंने स्पिरिचुअल अवेकनिंग और एजुकेशन पर बहुत ज्यादा फोकस किया। स्टार्टेड द बंगाली डेली युगांतर, यानी कि उनकी बंगाली डेली युगांतर नाम की एक पत्रिका थी बंगाली में, और इंग्लिश में उनकी वंदे मातरम पत्रिका थी, जिसमें वो अपने रिवोल्यूशनरी आइडियाज को प्रमोट करते थे। अब श्री अरविंदो का शिक्षा की अवधारणा के बारे में क्या विचार है, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो एजुकेशन के बारे में वो क्या कहते हैं, इंडीड इफ एजुकेशन इज टू हैव इट्स मैक्सिमम रिजल्ट्स इट मस्ट बिगिन इवन बिफोर बर्थ, यानी कि अगर एजुकेशन की मैक्सिमम रिजल्ट्स आप चाहते हैं तो इसकी शुरुआत बच्चे के बर्थ से पहले से हो जानी चाहिए। बर्थ से पहले का मतलब है कि भाई मदर जब बच्चे को कंसीव करे तभी से उसकी शुरुआत हो जाती है। कि कहते हैं ना कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है तो बच्चे के ऊपर भी उसका वही असर पड़ता है, जो भी वो बिहेव करती है, जो भी कुछ करती है। तो कहते हैं कि अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, आपका थॉट प्रोसेस अच्छा होना चाहिए, शांत रहना चाहिए। जैसे कि हम अभिमन्यु का एग्जाम्पल देते हैं कि उसने माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह को तोड़ना सीख लिया था। ठीक है, तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि अगर एजुकेशन के मैक्सिमम रिजल्ट चाहिए तो उसकी शुरुआत बच्चे के बर्थ से पहले से, यानी कि मदर जब कंसीव करे बच्चे को तभी से हो जानी चाहिए। एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे का फिजिकल, मेंटल, साइकिक और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स का डेवलपमेंट करें। ट्रू नॉलेज का मतलब सिर्फ थिंकिंग नहीं है, क्या है, इट इज व्हाट यू आर, भाई आप क्या हो, क्या बनोगे, उस चीज पर फोकस किया गया। ठीक है, तो एजुकेशन का एम हो क्या कहते हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट, मतलब बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट। बिलीव इन अ नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन दैट प्रमोट सेल्फ रिलायंस एंड इंडिविजुअलिटी, यानी कि नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं जो कि सेल्फ रिलायंस और इंडिविजुअलिटी को प्रमोट करे। अब देखिए इस अरविंदो की भी कुछ एक इंपॉर्टेंट कोट्स हैं, वो मेन कोट्स यहाँ पर मैंने इंक्लूड कर दी हैं। भाई सभी तो मैं नहीं कर सकती, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया। जैसे इंडिविजुअलिटी इज वन, होल ह्यूमैनिटी इज वन, यानी कि व्यक्तित्व एक संपूर्णता है, मानवता एक है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कोट्स हैं जो उनके द्वारा वर्ड्स बोले गए हैं, जो लाइन उनके द्वारा कही गई, डायरेक्टली वो कई बार उठाकर पूछ ली जाती है। ठीक है,
mind must be perfectly trained to the highest possible limits, otherwise the education of the child will remain incomplete and one sided। यानी कि मस्तिष्क को उच्चतम सीमा तक पूर्ण रूप से प्रशिक्षित करना चाहिए, अन्यथा बच्चे की शिक्षा अधूरी और एक तरफा रह जाएगी। माइंड की बात जब हम करते हैं तो माइंड की सबसे ज्यादा फोकस किसने किया है? अरविंदो ने ही किया है। ठीक है, आगे माइंड के बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। इसके बाद इंटीग्रल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट, यानी कि अरविंदो का नाम आते ही आपके दिमाग में इंटीग्रल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए कि भाई समग्र शिक्षा की बात कौन करते हैं? अरविंदो करते हैं। बहुत बार पूछा जाता है कि इंटीग्रल एजुकेशन की बात कौन करते हैं? अरविंदो करते हैं। ठीक है, इंटीग्रल एजुकेशन फोकसेस ऑन द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। इसमें 5 मेजर एस्पेक्ट्स बताए गए हैं। कौन कौन से? इंटीग्रल एजुकेशन में बच्चे का फिजिकल एजुकेशन होनी चाहिए, वाइटल एजुकेशन का मतलब प्राण शिक्षा, मेंटल एजुकेशन, साइकिक एजुकेशन और स्पिरिचुअल एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन शुड एम एट बिल्डिंग द पावर्स ऑफ माइंड्स एंड स्पिरिट, यानी कि माइंड की जहां पर दिमाग में आ जाना चाहिए कि माइंड की बात सबसे ज्यादा कौन करते हैं? अरविंदो करते हैं। ठीक है, यानी कि बच्चे की जो माइंड और स्पिरिट की जो पावर्स है उनको बिल्डअप करना ही एजुकेशन का एम है। इंटीग्रल एजुकेशन की बात कौन करते हैं? अरविंदो करते हैं। क्वालिटीज ऑफ माइंड, माइंड की क्या क्या क्वालिटीज बताई हैं उन्होंने? 2 क्वालिटीज बताई हैं कि माइंड कैसा होना चाहिए, वेल डिसिप्लिन और वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, इंडिविजुअलाइज और वेल टेक्सचर माइंड होना चाहिए। ठीक है, अनुशासित और संगठित, व्यक्तिगत और सुव्यवस्थित, ये 2 विशेषता इन्होंने बताई हैं माइंड की। इसके बाद बात करेंगे प्लेन्स ऑफ द माइंड, यानी कि माइंड के, मस्तिष्क के अलग अलग स्तर इन्होंने बताए हैं। ठीक है, तो इन्होंने 6 प्लेन्स बताए हैं माइंड के। कौन कौन से? ऑर्डिनरी माइंड, हायर माइंड, इल्यूमिनेटेड माइंड, इंट्यूटिव माइंड, ओवर माइंड और सुपर माइंड। ठीक है, इनका सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। तो जो ऑर्डिनरी माइंड है वो बेसिक मेंटल फंक्शन से रिलेटेड है, हायर माइंड लॉजिकल थिंकिंग और विजडम से रिलेटेड है, इल्यूमिनेटेड माइंड जो है इंट्यूशन और डीप इनसाइट्स की बात की गई है। ठीक है, इंट्यूटिव माइंड स्पिरिचुअल परसेप्शन, जो लॉजिक से बियॉन्ड है उस चीज की बात की गई है, ओवर माइंड जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है। ठीक है, सुपर माइंड जो डिवाइन नॉलेज और अल्टीमेट रियलाइजेशन है, जो मोक्ष की बात की गई, उसको उन्होंने सुपर माइंड किया है, कहा है। ठीक है, अब ये जो ऑर्डिनरी माइंड है इसके भी इन्होंने 3 पार्ट्स बताए हैं, थिंकिंग माइंड, डायनेमिक माइंड और एक्सटर्नलाइजिंग माइंड। ठीक है, थिंकिंग माइंड मतलब जो कि रीजनिंग और नॉलेज को डील करता है, डायनेमिक माइंड जो एक्शन और इंप्लीमेंटेशन ऑफ आइडियाज, भाई किस तरह से आइडियाज को इंप्लीमेंट करना है, काम किस तरह से करना है, उस चीज पर फोकस करता है, और एक्सटर्नलाइजिंग माइंड जो है एक्सप्रेसेस आइडियाज इन रियल लाइफ, यानी कि आइडियाज को रियल लाइफ में किस तरह से एक्सप्रेस करना है। तो देखिए ये बहुत हायर लेवल की चीजें यहाँ पर मैंने इंक्लूड कर दी है। बस बेसिक आपको पता होना चाहिए कि माइंड के बारे में सबसे ज्यादा बात कौन करते हैं? अरविंदो करते हैं। कितने प्लेन्स इन्होंने माइंड के बताए हैं? 6 प्लेन्स बताए हैं। ठीक है, और जो ऑर्डिनरी माइंड है उसके भी उन्होंने 3 पार्ट्स बताए हैं। इसके अलावा जो है 4 लेयर्स ऑफ माइंड, यानी कि मस्तिष्क की 4 परतें इनके द्वारा बताई गई हैं। कौन कौन सी? पहली है चित्त, दूसरी है मनस, तीसरी है इंटेलेक्ट यानी कि बुद्धि, और चौथी है इंट्यूशन। ठीक है, चित्त का मतलब स्टोरेज ऑफ मेमोरीज एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस। ठीक है, यानी कि जो हमारी मेमोरीज और पास्ट एक्सपीरियंसेस है वो स्टोर होती हैं। मनस का मतलब जो माइंड से रिलेटेड है, प्रोसेसेस सेंसरी इनपुट्स इनटू थॉट्स। ठीक है, इंटेलेक्ट मतलब बुद्धि, आप किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं, क्रिएटिव सिंथेटिक थिंकिंग। इंट्यूशन का मतलब जो हायर नॉलेज और डायरेक्ट इंसाइट्स होती है, जो सूझ की बात हम करते हैं, इंट्यूशंस की बात करते हैं, सहज ज्ञान की बात करते हैं। तो देखिए इनके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। यानी कि 6 सेंस की बात कौन करते हैं? 6 सेंस में वो माइंड को मानते हैं। तो 6 प्लेन उनके द्वारा बताए गए हैं, या फेजेज हम कह सकते हैं कि भाई 6 स्तर माइंड के उनके द्वारा बताए गए हैं और 4 लेयर्स की बात की गई है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली पर इन्होंने बहुत, नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन की बात कौन करते हैं? अरविंदो करते हैं। ठीक है, श्री अरविंदो स्ट्रांगली एडवोकेटेड अ नेशनल एजुकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन इंडियन वैल्यूज एंड स्पिरिचुअलिटी, यानी कि जो नेशनल एजुकेशन सिस्टम है वो इंडियन वैल्यूज और स्पिरिचुअलिटीज पर बेस्ड होना चाहिए। एजुकेशन किस पर इंफोसाइज करे? सेल्फ रिलायंस, ओरिजिनलिटी एंड होलिस्टिक ग्रोथ पर फोकस करें। नॉलेज शुड नॉट बी इम्पोज्ड फ्रॉम आउटसाइड, भाई जो नॉलेज है वो बाहर से इम्पोज नहीं की जानी चाहिए बल्कि इंडिविजुअल के भीतर से इवोल्व होनी चाहिए, भीतर से विकसित होनी चाहिए। ठीक है, नेशनल एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं। अब देखिए उन्होंने इंटीग्रल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट दिया, मैंने आप लोगों को बताया। तो इंटीग्रल जो स्कूल्स है उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? उसके लिए वो कहते हैं कि भाई 4 टाइप्स के रूम होने चाहिए। कौन कौन से? रूम्स ऑफ साइलेंस यानी कि मौन कक्ष, फॉर मेडिटेशन एंड डीप थिंकिंग,
थिंकिंग के लिए होना चाहिए, साइलेंस रूम, कोलैबोरेशन का रूम किसके लिए होना चाहिए, ग्रुप डिस्कशन और टीम वर्क के लिए, रूम ऑफ कंसल्टेशन यानी कि गाइडेंस और काउंसलिंग के लिए होना चाहिए, और लेक्चर रूम जो फॉर्मल टीचिंग और लर्निंग है उसके लिए होना चाहिए। तो 4 तरह के रूम्स की बात करते हैं वो इंटीग्रल स्कूल्स में। इसके बाद बात करेंगे सावित्रीबाई फुले। तो सावित्रीबाई फुले का एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन की हम बात करेंगे तो पहली फीमेल टीचर इंडिया की कौन थी, सावित्रीबाई फुले। ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है, वीमेन एजुकेशन में अग्रणी थी। ठीक है, ओपन द पहला जो गर्ल्स स्कूल था पुणे में उन्होंने खोला था 1848 में ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर। ज्योतिराव फुले उनके हस्बैंड का नाम था। अब जो कास्ट और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था एजुकेशन में उसके खिलाफ उन्होंने काफी लड़ाई भी लड़ी है। ठीक है, इनक्रेज विडो रीमैरिज यानी कि विधवा पुनर्विवाह, और एजुकेशन फॉर दलित्स एंड ऑप्रेस्ड क्लासेस यानी कि जो दलित और जो दबी हुई जो शोषित वर्ग था उसकी एजुकेशन पर उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया है। तो ये शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान। अब साहित्यिक योगदान उनका क्या था, साहित्य में उनका क्या योगदान था, काव्य फूले, ज्योतिराव स्पीचेस, सावित्रीबाई लेटर टू ज्योतिराव, भवन काशी, सुबोध रत्नाकर, ये उनकी कुछ एक रचनाएं हैं जो आपको पता होनी चाहिए। काव्य फूले बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, काव्य फूले क्या है, उनकी पोएम्स का कलेक्शन है, मतलब उनकी कविताओं का संग्रह है। ज्योतिराव की जो स्पीच थी उनको सावित्रीबाई फुले ने एडिट किया था। सावित्रीबाई के जो लेटर थे ज्योतिराव को, ठीक है, उन्होंने कुछ लेटर्स लिखे थे ज्योतिराव को, तो वो है ये जिसमें उन्होंने अपनी इक्वलिटी जो समानता का विजन है उसको दिखाया था। भवन काशी, सुबोध रत्नाकर, ये भी एक सोशल रिफॉर्म से रिलेटेड लिटरेचर है। ठीक है, की कंट्रीब्यूशन उनका क्या रहा है, की सोशल कंट्रीब्यूशन क्या है, मतलब मुख्य सामाजिक योगदान उनका क्या रहा है, अडॉप्टेड यशवंत राव अ बॉय फ्रॉम ब्राह्मण विडो हु लेटर बिकम अ डॉक्टर, यानी कि उन्होंने एक ब्राह्मण विडो से एक बच्चे को गोद लिया था जिसका नाम उन्होंने यशवंत राव रखा था जो बाद में डॉक्टर भी बना था। ठीक है, लेड हर हस्बैंड्स फ्यूनरल पायरी ब्रेकिंग सोशल नॉर्म्स, यानी कि जो सामाजिक मानदंड उस टाइम पर निर्धारित किए गए थे उनको उन्होंने ब्रेक करते हुए अपने हस्बैंड की चिता को अग्नि दी थी, जो कि उस टाइम पर बहुत बड़ी बात थी। आज की टाइम में तो ये नॉर्मल है। ठीक है, ओपन शेल्टर्स फॉर विडोज एंड विक्टिम्स ऑफ कास्ट ऑपरेशन, यानी कि जो दलित लोग थे, जो शोषित वर्ग था और जो विडोज वगैरह थी उनके लिए उन्होंने आश्रय गृह शेल्टर्स भी खोले थे। ठीक है, आश्रय गृह खोले थे ताकि वो लोग वहां पर रह सके। लीगेसी की अगर हम बात करें तो देखिए उनकी लीगेसी क्या है, उनको आज भी मदर ऑफ इंडियन फेमिनिज्म के रूप में याद किया जाता है कि भाई किसको इंडियन फेमिनिज्म की मदर माना गया है, तो सावित्रीबाई फुले को, यानी कि भारतीय नारीवाद की जननी के रूप में आज भी उनको याद किया जाता है। अब उनका जो जन्म हुआ था वो 3 जनवरी को हुआ था, तो उस दिन को जो है बालिका दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है महाराष्ट्र में। ठीक है, उन्होंने भावी जो फ्यूचर जनरेशन है, जो भावी पीढ़ियां हैं, उनको जो है महिलाओं की शिक्षा और सोशल जस्टिस के लिए लड़ने के लिए भी प्रेरित किया कि भाई वीमेन एजुकेशन और सोशल जस्टिस के लिए आप फाइट कर सकते हैं। उस चीज के लिए उन्होंने इंस्पायर किया है फ्यूचर जनरेशन को। तो आज की वीडियो में हमने जो है 5 इंडियन थिंकर्स को डिस्कस किया है। महात्मा गांधी का नाम आते ही आपको बेसिक एजुकेशन, नई तालीम याद आ जानी चाहिए, जिन्होंने क्राफ्ट बेस्ड, सेल्फ सफिशिएंट, वैल्यू ड्रिवन लर्निंग की बात की। रविंद्रनाथ टैगोर का नाम आते ही यानी कि नेचर, क्रिएटिविटी, सेल्फ एक्सप्रेशन, शांति निकेतन मॉडल आपको ध्यान में आ जाना चाहिए, विश्व भारती यूनिवर्सिटी। ठीक है, स्वामी विवेकानंद का नाम आते ही आपको मैन मेकिंग एजुकेशन, जो कि करैक्टर बिल्डिंग, स्पिरिचुअल ग्रोथ, नेशनल इंटीग्रेशन की बात करते हैं। अरविंदो का नाम आते ही आपको इंटीग्रल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट याद आ जाना चाहिए। ठीक है, सावित्रीबाई फुले क्या थी, मतलब वीमेन एजुकेशन पर इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है, समाज में जो भी इनइक्वलिटीज थी उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई है। ठीक है, भारत की पहली महिला शिक्षक भी थी। तो ये 5 इंडियन थिंकर्स हमने पढ़े आज की वीडियो में। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। इतना भी आप पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। अब इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी मैंने इंक्लूड किए हैं। लेट मी सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ नई तालीम, बेसिक एजुकेशन। ठीक है, बेसिक एजुकेशन को नई तालीम के नाम से भी जानते हैं, तो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, महात्मा गांधी। डिटेल में नहीं जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी द पर्पस ऑफ एजुकेशन क्या है, लिटरेसी एंड मेमोराइजेशन, करेक्टर बिल्डिंग एंड सेल्फ सफिशिएंसी, प्रिपेयरिंग फॉर इंडस्ट्रियल जॉब्स, पासिंग गवर्नमेंट एग्जाम्स। तो किस पर फोकस किया है उन्होंने, करेक्टर बिल्डिंग एंड सेल्फ सफिशिएंसी, यानी कि एजुकेशन ऐसी हो जो व्यक्ति को सेल्फ सफिशिएंट करे, आत्मनिर्भर बनाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। विच इंस्टीट्यूशन वाज फाउंड बाय रविंद्रनाथ टैगोर एज अ मॉडल फॉर हिज एजुकेशनल फिलॉसफी। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कौन सा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फाउंड किया गया था, नालंदा यूनिवर्सिटी, शांति निकेतन, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या तक्षशिला। तो कौन सा, शांति निकेतन। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद कंपेयर्ड द ह्यूमन माइंड, किससे कंपेयर किया है स्वामी विवेकानंद ने ह्यूमन माइंड का, ठीक है, ह्यूमन माइंड को किससे कंपेयर किया है, अ फ्लोइंग रिवर, अ मोंकी, अ ब्लैंक स्लेट या अ लोटस फ्लावर, तो किससे किया है, मोंकी से उन्होंने कंपेयर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया, इंडिया की पहली फीमेल टीचर कौन थी, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, सावित्रीबाई फूले, कस्तूरबा गांधी, तो कौन थी, सावित्रीबाई फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री अरविंदोज एजुकेशनल फिलॉसफी इज नोन एज, यानी कि जो अरविंदो की एजुकेशनल फिलॉसफी थी उसको किस नाम से जाना जाता है, कंस्ट्रक्टिविज्म, नई तालीम, इंटीग्रल एजुकेशन या प्रैग्मेटिज्म, तो अरविंदो का नाम आते ही हमें किसका नाम याद आ जाना चाहिए, इंटीग्रल एजुकेशन का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं, स्वामी विवेकानंद एम्फसाइज दैट एजुकेशन शुड फोकस ऑन, यानी कि स्वामी विवेकानंद के अकॉर्डिंग एजुकेशन किस चीज पर फोकस करनी चाहिए, स्पिरिचुअलिटी एंड सेल्फ डिसिप्लिन, ओनली रिलीजियस टीचिंग्स, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, रोट लर्निंग, तो किस पर फोकस करनी चाहिए, उन्होंने स्पिरिचुअलिटी और सेल्फ डिसिप्लिन की बात करी है, ठीक है। नेक्स्ट है हु रोट द बुक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, किसके द्वारा लिखी गई है, महात्मा गांधी, ठीक है, उनकी बायोग्राफी है ये। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं, अकॉर्डिंग टू श्री अरविंदो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेयर ऑफ द माइंड, यानी कि इनमें से कौन सी लेयर नहीं है, द ओवर माइंड, हायर माइंड, रैशनल माइंड एंड सुपर माइंड, तो देखिए ये माइंड की जो क्या दिए गए हैं, ये प्लेन स्तर दिए गए हैं, ठीक है, क्या है ये स्तर है, तो यहां पर ये लेयर नहीं आएगा, ये प्लेन्स होगा, ठीक है, कौन कौन से स्तर की बात उनके द्वारा की गई, तो इनमें से कौन सी माइंड की बात नहीं की है, रैशनल माइंड की बात नहीं की है, प्लेन्स, सॉरी ये प्लेन्स है, यानी कि माइंड के 6 स्तर उनके द्वारा बताए गए, तो ये लेयर्स नहीं है, लेयर्स डिफरेंट थी, ठीक है, 4 लेयर्स की हमने बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज वाज नॉट इंक्लूडेड इन महात्मा गांधी क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज, यानी कि महात्मा गांधी की जो कुछ कोर वैल्यूज थी, तो इनमें से कौन सी उसमें नहीं थी, नॉन वायलेंस, पैट्रोटिज्म, साइंटिफिक इंक्वायरी और ट्रूथ, तो किसकी बात, अहिंसा, स्वदेशी, ट्रुथ की बात करते हैं, किसकी बात नहीं की, साइंटिफिक इंक्वायरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी द मेन फोकस ऑफ एजुकेशन शुड बी ऑन, यानी कि एजुकेशन का मेन फोकस किस पर होना चाहिए महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, लिटरेसी एंड बुकिश नॉलेज, करेक्टर फॉर्मेशन एंड सेल्फ रिलायंस, प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, तो इनमें से देखिए कौन सा सही लग रहा है आपको, करेक्टर फॉर्मेशन और सेल्फ रिलायंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर एजुकेशन सिस्टम एम्फसाइज, भाई रविंद्रनाथ टैगोर का एजुकेशन सिस्टम किस चीज पर एम्फसाइज करता है, मिलिट्री ट्रेनिंग, लर्निंग इन हार्मोनी विद नेचर, स्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन बेस्ड लर्निंग, रोट मेमोराइजेशन, तो देखते ही पता चल जाना चाहिए, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने मतलब जो एजुकेशन है वो नेचर के साथ कनेक्ट होनी चाहिए, ठीक है, हार्मोनी विद नेचर की बात की गई है, ठीक है, लर्निंग इन हार्मोनी विद नेचर, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं, Who among the following believed in the concept of practical वेदांत, प्रैक्टिकल वेदांत की बात कौन करते हैं, महात्मा गांधी, अरविंदो, स्वामी विवेकानंद या रविंद्रनाथ टैगोर, तो किसके द्वारा लिखी गई है ये बुक, प्रैक्टिकल वेदांत की बात कौन करते हैं, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू श्री अरविंदो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ माइंड, यानी कि इनमें से कौन सा माइंड का टाइप नहीं है अकॉर्डिंग टू अरविंदो, ऑर्डिनरी, हायर, रैशनल और सुपर माइंड, तो देखिए कौन सा नहीं है, रैशनल माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड, मतलब ये जो लाइन है एज इट इज किसके द्वारा कही गई है, नो नेशन इज ग्रेट और गुड बिकॉज पार्लियामेंट इन एक्ट दिस और दैट बट बिकॉज इट्स मैन आर ग्रेट एंड गुड, भाई कोई भी देश इसलिए महान नहीं होता है कि उसकी पार्लियामेंट मतलब अच्छे से काम कर रही है या अच्छी है, बल्कि इसलिए महान होता है कि उसके जो व्यक्ति है वो ग्रेट और गुड है, तो किसने कही है ये बात, महात्मा गांधी, विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर या श्री अरविंदो, तो विवेकानंद ने कहा है, तो अगर कोटेशन आप लोगों ने ध्यान से पढ़ी होंगी तो आपको ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आप कर पाएंगे, तो सभी की जो इंपॉर्टेंट कोटेशन थी वो मैंने इंक्लूड किए साथ साथ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है सावित्री बाई फुले वाज एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएट थी सावित्री बाई फुले, वीमेन्स एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म, प्राइमरी एजुकेशन पॉलिसीज, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिश एजुकेशनल पॉलिसीज, तो किससे थी, वीमेन एजुकेशन और सोशल रिफॉर्म की बात उन्होंने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद प्रमोटेड एजुकेशन दैट फोकसेस ऑन, मतलब स्वामी विवेकानंद ने किस चीज पर फोकस किया है एजुकेशन में, मेमोराइजेशन एंड रिजिड डिसिप्लिन, साइंटिफिक डेवलपमेंट ओनली, मैन मेकिंग, लाइफ गिविंग एंड करेक्टर बिल्डिंग, प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर
कॉलोनियल गवर्नमेंट जॉब्स, तो किस पर फोकस करते हैं, जहां पर मैन मेकिंग, करेक्टर डेवलपमेंट, लाइफ गिविंग की बात आ गई, मतलब स्वामी विवेकानंद की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी प्रपोज्ड एजुकेशन शुड बी सेल्फ सफिशिएंट। भाई एजुकेशन सेल्फ सफिशिएंट होनी चाहिए। ठीक है, ये बात करते हैं कौन, महात्मा गांधी। और किस पर बेस्ड होनी चाहिए, फैक्ट्री बेस्ड लर्निंग, रिलीजियस टेक्स्ट, प्रोडक्टिव मैनुअल लेबर, यूरोपियन एजुकेशनल मॉडल्स। तो किसकी बात करते हैं कि भाई सेल्फ सफिशिएंट कब होगी, जब आप श्रम करेंगे, जब आप मेहनत करेंगे। तो किसकी बात करते हैं, प्रोडक्टिव मैनुअल लेबर, शारीरिक श्रम की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थडे ऑफ विच इंडियन थिंकर्स। भाई जो राष्ट्रीय युवा दिवस जो सेलिब्रेट किया जाता है वो किस इंडियन थिंकर के बर्थडे पर सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब कौन से इंडियन थिंकर के बर्थडे के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी या अरविंदो। तो किसका बर्थडे, स्वामी विवेकानंद। और कौन सी डेट थी, आई थिंक 12 जनवरी, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू श्री अरविंदो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गोल ऑफ एजुकेशन। यानी कि इनमें से अरविंदो के अकॉर्डिंग कौन सा एजुकेशन का गोल नहीं है, डेवलपिंग इंटेलेक्ट, स्ट्रेंथनिंग स्पिरिचुअलिटी, ब्लाइंड ओबीडियंस टू ऑथोरिटी, फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी को फोस्टर करना, इंटेलेक्ट को डेवलप करना, स्पिरिचुअलिटी को स्ट्रेंथन करना, ये सारी बात कौन करते हैं, अरविंदो करते हैं। ब्लाइंड ओबीडियंस टू ऑथोरिटी, यानी कि ऑथोरिटी को ब्लाइंडली, अंधेपन के साथ स्वीकार करना, ओबीडियंट करना, ठीक है, उसकी बात नहीं करते। ठीक है, ब्लाइंड ओबीडियंस टू ऑथोरिटी। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने इंडियन थिंकर्स और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया। आई होप कि वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो सेशंस आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। और फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आप लोगों के लिए क्वालिटेटिव मटेरियल लाने की कोशिश करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम वेस्टर्न थिंकर्स को डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो आरआरबी टीचिंग रिक्रूटमेंट यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने टीचर्स की जो वैकेंसीज निकाली है उसमें प्रोफेशनल एबिलिटी वाला जो सेक्शन है वो मैं आप लोगों को कवर करवा रही हूँ। ये जो क्लासेज है टीजीटी और पीजीटी वाले बच्चों के लिए और पीआरटी वाले बच्चों के लिए अलग से सेशन मैंने स्टार्ट किया हुआ है, अलग से क्लासेज, अलग से सीरीज मैंने स्टार्ट की हुई है। ठीक है, तो पीआरटी वाले बच्चों के लिए अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी और टीजीटी पीजीटी वाले बच्चों के लिए अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्रोफेशनल एबिलिटी वाले सेक्शन की मैं बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इंडियन थिंकर्स ऑफ एजुकेशन यानी कि इंडियन थिंकर्स को डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम वेस्टर्न थिंकर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। वेस्टर्न थिंकर्स में हम कौन कौन से थिंकर्स की बात करेंगे, कॉम्युनियस, जॉन ड्यूई, रूसो, पाउलो फ्रारे, फ्रेडरिक फ्रॉबेल और पेस्टोलॉजी और मारिया मोंटेंसरी। ठीक है, ये रहेंगे और इसके बाद में इन थिंकर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी डिस्कस करें। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉम्युनियस। ठीक है, कॉम्युनियस की अगर हम बात करें तो भाई ये पहले व्यक्ति थे, पहले एजुकेटर थे जिन्होंने साइंटिफिक स्पिरिट की बात की है। ठीक है, साइंटिफिक स्पिरिट की बात कौन करते हैं, उस पर रिफ्लेक्शन डाला है, कॉम्युनियस करते हैं। इन्होंने जो टीचिंग मेथड थे, उस टाइम के जो टीचिंग मेथड थे उनको इन्होंने क्रिटिसाइज किया है कि भाई ये जो पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है वो बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए उन्होंने स्कूल्स को क्या नाम दिया, द टेरर ऑफ बॉयज। ठीक है, तो पूछा जा सकता है द टेरर ऑफ बॉयज या स्लोचर हाउसेस ऑफ माइंड, यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जहां पर बच्चे 10-12 साल स्पेंड कर रहे हैं वहां पर सिर्फ और सिर्फ उनके माइंड की बलि चढ़ाई जा रही है। ठीक है, इसलिए इन्होंने स्कूल को स्लोचर हाउस और टेरर ऑफ बॉयज का नाम दिया है। ठीक है, ही बिलीव्ड दैट लर्निंग शुड बी मेड इंटरेस्टिंग। भाई लर्निंग इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स के आधार पर नहीं होनी चाहिए कि बस कुछ चीजें बच्चों को याद करवा दी। ठीक है, तो उन्होंने उस टाइम के जो टीचिंग मेथड थे उनको क्रिटिसाइज किया है। पनिशमेंट पर उनके क्या विचार हैं, तो वो कहते हैं कि ही एक्सेप्टेड दैट पनिशमेंट वाज समटाइम्स नेसेसरी। उन्होंने कहा है कि पनिशमेंट नहीं दिया जाना चाहिए लेकिन कभी कभी जब नेसेसरी हो तो पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। ठीक है, समटाइम उन्होंने एक्सेप्ट किया है, बाकी पनिशमेंट को वो मना करते हैं कि बच्चों को पनिशमेंट नहीं दिया जाना चाहिए। उनका मानना क्या है, ही बिलीव्ड पनिशमेंट शुड नॉट बी लिंक्ड विद स्कूल वर्क्स। भाई जो पनिशमेंट है उसको स्कूल वर्क के साथ एसोसिएट नहीं किया जाना चाहिए। क्या कहते हैं, इफ द टीचर स्किल कांट मेक एनी इंप्रेशन
हिज ब्लॉस विद हैव नो इफेक्ट। भाई टीचर की जो स्किल्स है, जो टीचर पढ़ा रही है, अगर उसकी जो स्किल्स है बच्चों पर कोई इंप्रेशन नहीं डाल सकती तो पनिशमेंट तो क्या ही डालेगा, उसका तो क्या ही फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो पनिशमेंट के लिए वो मना करते हैं, लेकिन कभी कभी नेसेसरी हो तो दिया जाना चाहिए। एजुकेशनल कॉन्ट्रीब्यूशन उनका क्या रहा है, तो उन्होंने बहुत सारी टेक्स्ट बुक्स लिखी हैं बच्चों के लिए। ठीक है, ही रोट मैनी बुक्स ऑन एजुकेशन इंक्लूडिंग, अब उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है द ग्रेट डाइडेक्टिक। ठीक है, ये ग्रेट डाइडेक्टिक एक बार नेट में भी ये पूछा गया था कि बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो कॉम्बिनियस। ठीक है, जिसमें उन्होंने एजुकेशन के एम्स, करिकुलम, टेक्स्ट बुक और टीचिंग मेथड्स को डिस्कस किया है। ही यूज्ड पिक्चर्स इन बुक्स टू मेक लर्निंग इंगेजिंग फॉर चिल्ड्रंस। भाई उन्होंने वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बच्चों के लिए किताबों में पिक्चर्स यूज की थी ताकि लर्निंग को इंगेजिंग किया जा सके। हिज बुक द वर्ल्ड इन पिक्चर्स, मतलब ये भी उनकी एक किताब है, द वर्ल्ड इन पिक्चर्स वाज द फर्स्ट पिक्चर बुक फॉर चिल्ड्रंस, यानी कि बच्चों के लिए पहली पिक्चर बुक थी जिसमें पिक्चर्स का यूज किया गया था, जिसमें इमेजेस का यूज किया गया था। ठीक है, स्कूल सिस्टम, देखिए स्कूल सिस्टम के बारे में वो क्या कहते हैं, उन्होंने कहा है कि जो स्कूल सिस्टम है वो स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए जो कि बर्थ से लेके मैच्योरिटी तक को कवर करे। तो उन्होंने बच्चे की जो ग्रोथ है उसकी 4 स्टेजेस बताई है, कौन कौन सी, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, बॉयहुड और यूथ। ठीक है, इन्फेंसी मतलब 6 ईयर तक, जहां पर वो कहते हैं कि बच्चा अपनी मदर के थ्रू सबसे ज्यादा सीखता है। ठीक है, मदर की केयर को बहुत महत्ता दी गई है। सेंसेस लाइक साइट, हियरिंग, स्मेल एंड टच शुड बी डेवलप, जहां पर बच्चे की सेंसेस डेवलप होती हैं। चाइल्डहुड 6 to 12 ईयर्स और बॉयहुड 12 to 18 ईयर्स और यूथ 18 to 24 ईयर्स। ठीक है, तो ये 4 स्टेजेस बताई गए हैं कि स्कूल का जो सिस्टम है वो इस तरह से स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए जो बर्थ से लेके मैच्योरिटी तक को कवर करे। तो उसके लिए उन्होंने बच्चे की ग्रोथ के लिए 4 स्टेजेस बताई हैं। लर्निंग मेथड्स की अगर हम बात करें तो कहते हैं कि लर्निंग शुड बी थ्रू सेंसेस एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, नॉट जस्ट मेमोराइजेशन। मतलब जो लर्निंग है वो कैसी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड होनी चाहिए, सेंसेस के थ्रू बच्चे सीखें। मेमोराइजेशन पर उन्होंने फोकस नहीं किया है कि भाई बच्चों ने कुछ याद कर लिया वो ही लर्निंग है, वो नहीं, सेंसेस और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात करते हैं। ही बिलीव्ड इन बैलेंस ऑफ स्पिरिचुअल एंड सेक्युलर नॉलेज, यानी कि सेक्युलर नॉलेज और स्पिरिचुअल नॉलेज के बैलेंस पर वो फोकस करते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे जॉन ड्यूई की। तो देखिए जॉन ड्यूई का नाम आते ही आपके दिमाग में सोशल एफिशिएंसी, सोसाइटी से रिलेटेड चीजें, प्रैग्मेटिज्म, मिनिएचर सोसाइटी, ट्राइपोलर प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान में आ जानी चाहिए, प्रैग्मेटिज्म की याद आपको याद आनी चाहिए। ठीक है, तो जॉन ड्यूई की अगर हम बात करें तो वो कैसे थे, प्रैग्मेटिस्ट फिलोसोफर थे। ठीक है, प्रयोजनवादी थे। हु सा द स्कूल एज अ मिनिएचर सोसाइटी, यानी कि स्कूल को उन्होंने मिनिएचर सोसाइटी कहा है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है स्कूल को मिनिएचर सोसाइटी किसने कहा है। ये जो मेन चीजें हैं इतना ही आप ध्यान में रख लेंगे तो क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। किसने कहा है, जॉन ड्यूई ने। ठीक है, ही रिजेक्टेड ट्रेडिशनल स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड एम्फसाइज लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग की बात कौन करते हैं, जॉन ड्यूई करते हैं। ही कंपेयर्ड टीचिंग टू ट्रेड, टीचिंग इज टू लर्निंग एज सेलिंग इज टू बाइंग। भाई उन्होंने टीचिंग और लर्निंग को सेलिंग और बाइंग से कंपेयर किया है कि भाई जैसे सेलिंग और बाइंग की बात करें कि जब आप किसी चीज को बेचना चाहते हैं तो सामने कोई खरीदने वाला होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई खरीदने वाला नहीं होगा तो आप बेच ही नहीं पाएंगे। तो इसी तरह से टीचिंग और लर्निंग के बारे में उन्होंने कहा है कि आपकी टीचिंग तभी सक्सेस होगी जब सामने पढ़ने वाला होगा, सामने लर्नर होगा, तभी आपकी टीचिंग विजिबल होगी। ठीक है, तो टीचिंग और लर्निंग का कंपेयर उन्होंने सेलिंग और बाइंग से किया। तो कई बार क्या होता है ये लाइन एज इट इज पूछ ली जाती है कि किसके द्वारा कही गई है, तो ये जॉन ड्यूई ने बोला है। लेकिन अगर पूछा जाए कि स्टेटमेंट सही है या गलत, तो अकॉर्डिंग टू पेडागोजी अगर हम बात करें तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि टीचिंग और लर्निंग कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। एम्स ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा के उद्देश्य के बारे में अगर हम बात करें तो कुछ पर्टिकुलर एम्स उनके द्वारा नहीं दिए गए हैं, लेकिन जो उनकी टीचिंग्स है, उनकी बुक्स है, उसके आधार पर अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम कह सकते हैं कि भाई वो वैल्यूज क्रिएट करने की बात करते हैं, मैक्सिमम ग्रोथ की बात करते हैं, सोशल एफिशिएंसी, मेक द चाइल्ड एंड एक्सपेरिमेंटलिस्ट, लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं, प्रिपेयर फॉर लाइफ यानी कि जीवन के लिए तैयार करना बच्चे को, उस तरह की कुछ एम्स हम कह सकते हैं। ठीक है, स्टेजेज ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के कितने चरण उनके द्वारा बताए गए हैं, तो 3 चरण उन्होंने बताए हैं, 3 स्टेजेस की वो बात करते हैं। प्ले पीरियड जो कि 4 से 8 साल को उन्होंने खेल अवधि कहा है। पीरियड ऑफ स्पॉन्टेनियस अटेंशन 8 से 12 साल को मानते हैं। पीरियड ऑफ रिफ्लेक्टिव अटेंशन 12 ईयर्स प्लस मानते हैं। ठीक है, चिंतनशील अध्ययन की जो अवधि है, तो 3 स्टेजेज उन्होंने बताई हैं, प्ले पीरियड, पीरियड ऑफ स्पॉन्टेनियस अटेंशन और पीरियड ऑफ रिफ्लेक्टिव अटेंशन। मेन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है,
एजुकेशनल मेथड्स की अगर हम बात करें तो किस तरह के मेथड्स, यानी कि वो प्रैग्मेटिज्म से रिलेटेड थे, तो लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, इंटीग्रेटेड अप्रोच, इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव अप्रोच, प्रोजेक्ट मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, इस तरह के मेथड्स की उन्होंने बात की है। ठीक है, अब देखिए जॉन ड्यूई का कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ है, उनके जो विचार थे उनको क्रिटिसाइज किया गया। किस किस कारण से उनका क्रिटिसिज्म हुआ? नो इम्फेसिस ऑन इटरनल ट्रूथ एंड वैल्यूज, यानी कि सत्य और मूल्यों को उन्होंने बिल्कुल मतलब अनदेखा कर दिया एक तरह से। मटेरियलिस्टिक बायस है, भौतिकवादी झुकाव उनका दिखाई देता है। लैक ऑफ क्लियर एजुकेशनल, मतलब एजुकेशनल एम्स उनके क्लियर नहीं है, उनकी थ्योरीज, उनकी जो भी बुक्स थी उसके आधार पर हम मतलब कंपेयर कर सकते हैं कि ये उनके एजुकेशनल एम्स है। कुछ क्लियर एजुकेशनल एम्स उन्होंने नहीं बताए हैं। ओवर इम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस, भाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर कुछ ज्यादा ही उनका मतलब जोर रहा है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर फोकस किया जाना चाहिए। लिमिटेशन ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, भाई हर चीज करके सीखना बहुत मुश्किल होता है, तो कार्य द्वारा अधिगम की भी सीमाएं होती हैं कि हर चीज को करके नहीं सीखा जाता। ठीक है, निग्लेक्ट ऑफ रिलीजियस एजुकेशन को उन्होंने निग्लेक्ट किया है। इम्प्रैक्टिकलिटी ऑफ प्रोजेक्ट मेथड, भाई हर काम को प्रोजेक्ट मेथड पर उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया है, तो वो प्रैक्टिकल नहीं लगता। ठीक है, हैवी बर्डन ऑन टीचर्स, भाई लर्निंग बाय डूइंग प्रोजेक्ट मेथड की जब हम बात करते हैं तो टीचर्स के ऊपर बहुत हैवी बर्डन हो जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, फोकस ओनली ऑन द प्रेजेंट, प्रेजेंट पर फोकस किया है और फ्यूचर को उन्होंने निग्लेक्ट किया है। एक्सेसिव इंफेसिस ऑन प्रैक्टिकलिटी, यानी कि व्यवहारिकता पर बहुत ज्यादा जोर दिया है। हर चीज प्रैक्टिकली नहीं होती, कुछ चीजें थ्योरेटिकल भी होती हैं। तो उनके विचारों का कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ है कि भाई कौन कौन से कारण थे जिसके कारण उनको क्रिटिसाइज किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे रूसो की। रूसो का नाम आते ही आपको नेगेटिव एजुकेशन, उनकी बुक एमिल और नेचुरलिज्म की याद आ जानी चाहिए। ठीक है, तो उनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। कौन है? रूसो है। ठीक है, उनकी फिलॉसफी क्या कहती है? वाज अ रिवोल्ट अगेंस्ट आर्टिफिशियल एंड ऑटोक्रेटिक सोसाइटी, मतलब सोसाइटी का उन्होंने काफी विरोध किया। नेचर पर उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया है। वो क्या बिलीव करते हैं? नेचुरल स्टेट, नेचुरल मैन एंड नेचुरल सिविलाइजेशन की बात करते हैं। उनका मानना है कि जो सोसाइटी है वो आर्टिफिशियल और अननेचुरल प्रोडक्ट है, जो कि बुराइयों से भरी हुई है। ठीक है, तो नेचर पर उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया है। तो उनका मेजर वर्क क्या क्या है? एमिल। एमिल उनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जो छोटे से लेके बड़े एग्जाम्स में पूछी जाती है। ठीक है, इसमें जो करेक्टर है उसका नाम भी क्या है? एमिल है। ठीक है, तो नेचर पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। इसके अलावा सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कन्फेशन और दूसरी और भी बुक्स है उनकी, द प्रोग्रेस ऑफ आर्ट एंड साइंस, द ओरिजिन ऑफ इनइक्वलिटी अमंग मैन, द नीव हेलोइस। ठीक है, तो ये कुछ मेन तो ये है। एमिल को आप ध्यान में रखिएगा और कन्फेशन। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे स्टेजेस ऑफ एजुकेशन की। देखिए उन्होंने एजुकेशन की कितनी 4 स्टेजेस बताए हैं। कौन कौन सी? इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस और यूथ। एजुकेशनल थॉट्स की अगर हम बात करें तो उनके एजुकेशनल थॉट क्या है कि भाई वो नेचर पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि मतलब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है, टीचर जो है इंस्ट्रक्टर की तरह नहीं होना चाहिए, गाइड की तरह होना चाहिए। एजुकेशन कम्स फ्रॉम नेचर, मैन एंड थिंग्स। ठीक है, नो पनिशमेंट और रिवॉर्ड्स इन एजुकेशन, कोई पनिशमेंट रिवॉर्ड एजुकेशन में नहीं होना चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन थ्रू नेचर, यानी कि नेचर ही सबसे बड़ा उन्होंने माना है कि नेचर ही बच्चे को सिखा देगा। ठीक है, जैसे उन्होंने अपने जो बुक है एमिल, उसमें भी उनका जो करेक्टर है एमिल, वो नेचर के थ्रू, कॉन्सिक्वेंसेस के थ्रू चीजें सीखता है। अगर वो गलत करता है तो उस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस जो आएंगे उसके आधार पर उसको समझ आएगा। तो वो पनिशमेंट और रिवॉर्ड दोनों का विरोध करते हैं। ट्रू एजुकेशन इज बेस्ड ऑन जजमेंट एंड रीजनिंग, नोट मेमोरी, यानी कि जो एजुकेशन है वो जजमेंट और रीजनिंग पर बेस्ड होनी चाहिए, मेमोरी पर बेस्ड नहीं होनी चाहिए। लेट चिल्ड्रन बी चिल्ड्रन, ये लाइन बहुत बार पूछी जाती है कि भाई बच्चे को बच्चा ही रहने दो। ठीक है, किसके द्वारा कही गई है? रूसो के द्वारा कही गई है। इसके बाद है नेगेटिव एजुकेशन। भाई ये बहुत बार पूछा जाता है कि नकारात्मक शिक्षा की बात कौन करते हैं? नकारात्मक शिक्षा का मतलब क्या है कि भाई मतलब वो क्या कहते हैं कि बच्चे को समाज और सोसाइटी से दूर रखना है, नेचर के पास में रखना है। ठीक है, बच्चा नेचर के थ्रू चीजों को सीखेगा। ठीक है, जैसे पॉजिटिव एजुकेशन क्या होती है कि जो आज की डेट में हम करते हैं स्कूलों में, बुक लर्निंग, हैबिट फॉर्मेशन, मोरल एजुकेशन, इन सबको वो नकारते हैं कि वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो नो बुक लर्निंग, नो हैबिट फॉर्मेशन, नो मोरल एजुकेशन, नो फॉर्मल डिसिप्लिन। ठीक है, इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस, मतलब जो बच्चा है वो नेचुरल इंपल्सिस के थ्रू चीजों को सीखेगा। बैक टू नेचर की फिलॉसफी पर वो बात करते हैं कि भाई नेचर से बच्चा सीखेगा, सोसाइटी से उसको दूर रखना है। ठीक है, रूसो के बाद अब हम बात करेंगे पाउलो फ्रेरे। ठीक है, तो पाउलो फ्रेरे की बात
जब हम करते हैं तो उन्होंने क्रिटिकल पेडागोजी का कॉन्सेप्ट डेवलप किया। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि क्रिटिकल पेडागोजी की बात कौन करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को किसने इंट्रोड्यूस किया है, तो पाउलो फ्रेरे ने। ठीक है, किससे इन्फ्लुएंस थे, प्लेटो और कार्ल मार्क्स से इन्फ्लुएंस थे। किस पर फोकस किया है, एजुकेशन फॉर सोशल चेंज एंड लिबरेशन, मतलब एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जिसके द्वारा सोशल समाज में परिवर्तन हो जो मोक्ष की तरफ ले जाए। ठीक है, क्रिटिसिज्म ऑफ ट्रेडिशनल एजुकेशन, देखिए उन्होंने ट्रेडिशनल एजुकेशन को क्रिटिसाइज किया है, उसको वो बैंकिंग मॉडल की तरह मानते हैं। बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन उन्होंने कहा है कि कई बार पूछा जा सकता है कि बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन मतलब जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है उसको बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन किसने कहा है, तो पाउलो फ्रेरे ने कहा है। वो कहते हैं कि भाई जैसे बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन क्यों कहा है कि जैसे बैंक में पैसों का ट्रांजेक्शन होता है, तो इसी तरह से जो स्टूडेंट्स है वो पैसिव और इम्प्टी है, और टीचर क्या है, एक्टिव और नॉलेजेबल है। तो टीचर के थ्रू बच्चों में नॉलेज का ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो उसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया है कि भाई बच्चे क्या है, पैसिव और इम्प्टी है। तो वो क्या कहते हैं कि जो टीचिंग है, यानी कि क्रिटिकल पेडागोजी की बात करते हैं कि जो टीचिंग है वो प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन होनी चाहिए, समस्या आधारित होनी चाहिए। टीचर क्या करे, बच्चों के सामने प्रॉब्लम प्रेजेंट करे, बच्चे उसके सॉल्यूशंस को फाइंड करने की कोशिश करें, और उसके बाद अगर वो नहीं कर पाए तो दोनों मिलकर जो भी चेंजेस इंप्लीमेंटेशन जो हो सकता है वो ढूंढने की कोशिश करें, उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें। इसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्शियंटाइजेशन। कॉन्शियंटाइजेशन का मतलब है चेतना जागरूकता। ठीक है, जो अवेकन करे। ठीक है, चेतना जागरूकता की बात कौन करते हैं, पाउलो फ्रेरे करते हैं। वो कहते हैं कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो शोषित वर्ग है उनको जागरूक करे, ठीक है, अवेकन करे, ताकि वो फुली ह्यूमन बन सके। लर्निंग में वो क्या कहते हैं कि क्या क्या इन्वॉल्व होना चाहिए, एनालिसिस, डिस्कशन और एक्शन टू चेंज द सिचुएशन, मतलब बच्चा एनालाइज करे, डिस्कस करे, मतलब डिस्कशन डिबेट्स हो, और जो भी सिचुएशन है उसको कार्यों के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा उसमें चेंजेस किया जा सके। ठीक है, तो लर्निंग में क्या क्या मानते हैं, एनालिसिस, डिस्कशन और एक्शन। तो मेन यहाँ पर क्या याद रखना है, क्रिटिकल पेडागोजी का कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, और एक बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन। ठीक है, कि भाई उन्होंने जो है जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम था उसको बैंकिंग मॉडल कहा है। इसके बाद बात करेंगे फ्रेडरिक फ्रॉबेल। ठीक है, फ्रेडरिक फ्रॉबेल का नाम आते ही आपको किंडरगार्टन याद आ जाना चाहिए। ठीक है, इनको क्या कहा गया है, फादर ऑफ किंडरगार्टन एजुकेशन, यानी कि किंडरगार्टन एजुकेशन के फादर कौन है, फ्रॉबेल है। किस पर फोकस करते हैं, सेल्फ एक्टिविटी एज द फर्स्ट लॉ ऑफ एजुकेशन। सेल्फ एक्टिविटी को ही ये फर्स्ट लॉ मानते हैं एजुकेशन का। बिलीव दैट चिल्ड्रन लर्न बेस्ट थ्रू प्ले एंड एक्टिविटीज। ठीक है, इसलिए प्ले वे मेथड किसके द्वारा दिया गया है, फ्रॉबेल के द्वारा। बच्चा किसके थ्रू ज्यादा अच्छे से सीखता है, प्ले और एक्टिविटीज के थ्रू बच्चा सबसे बेहतर तरीके से सीखता है। ओपन द फर्स्ट किंडरगार्टन इन 1837 ब्लैकेनबर्ग जर्मनी, यानी कि पहला किंडरगार्टन इन्होंने 1837 में जर्मनी के ब्लैकेनबर्ग जगह पर ओपन किया था। किंडरगार्टन क्या है, किंडरगार्टन एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है चिल्ड्रंस गार्डन, यानी कि बच्चे को उन्होंने एक प्लांट से कंपेयर किया, टेंडर प्लांट की तरह माना है। ठीक है, अब इनकी फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, इनका शिक्षा दर्शन क्या कहता है, क्या क्या सिमिलरिटीज देखते हैं चाइल्ड और प्लांट में, ये कहते हैं स्कूल को इन्होंने गार्डन से कंपेयर किया है, टीचर को गार्डनर से और स्टूडेंट को टेंडर प्लांट से। ठीक है, प्ले इज द प्योरेस्ट एंड मोस्ट स्पिरिचुअल एक्टिविटी ऑफ चिल्ड्रन, मतलब प्ले को, खेल को ही सबसे प्योरेस्ट मानते हैं कि मतलब और स्पिरिचुअल एक्टिविटी मानते हैं। एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, जो जॉय, फ्रीडम, कंटेनमेंट, पीस और हार्मनी को लेकर आए, यानी कि बच्चा जिसके थ्रू चीजों को एंजॉय करे, फ्रीडम हो, संतोष उसको मिले, पीस मिले उसको, हार्मोनी मिले। ठीक है, एलिमेंट्स की बात करते हैं, मतलब इनकी जो पूरी पद्धति है वो किंडरगार्टन के अराउंड चारों तरफ घूमती है। तो किंडरगार्टन एजुकेशन में ये कौन कौन से एलिमेंट्स की बात करते हैं, कौन 3 एलिमेंट्स की बात करते हैं, प्ले मटेरियल, सिंगिंग एंड प्ले सॉन्ग्स और एजुकेशनल गेम्स की बात करते हैं। ठीक है, तो इनमें जो है जो प्ले मटेरियल है उसमें वो 2 तरह की मतलब खेल सामग्री में 2 तरह की चीजों की बात करते हैं, गिफ्ट्स और एक ऑक्यूपेशन। ठीक है, गिफ्ट्स के थ्रू, और दूसरा ऑक्यूपेशन में मतलब क्रिएटिव एक्टिविटीज होनी चाहिए, जैसे सीविंग हो गया, वीविंग हो गया, पेपर फोल्डिंग, क्ले मॉडलिंग, वुड वर्क हो गया। तो ऑक्यूपेशन में इस तरह की चीजें होनी चाहिए ताकि बच्चा करके चीजों को सीखे। ठीक है, इनका मेजर वर्क, इनकी एक बुक है बहुत इंपॉर्टेंट, द एजुकेशन ऑफ मैन। ठीक है, डिस्कसेस द माइंड ऑफ द चाइल्ड एज अ लिविंग हॉल वेयर ऑल पार्ट्स वर्क टुगेदर फॉर हार्मोनियस यूनिटी, यानी कि जिसको उन्होंने मतलब इसमें जो माइंड बच्चे का बताया गया है उसको एक लिविंग हॉल की तरह माना गया है। ठीक है, तो इनकी बुक का नाम याद रखिएगा, द एजुकेशन ऑफ मैन। ठीक है, किंडरगार्टन का नाम याद रखिएगा, जो मेन चीजें हैं वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ।
इसके बाद बात करेंगे पेस्टोलॉजी। तो पेस्टोलॉजी का नाम याद आते ही आपको जो है हार्मोनियस डेवलपमेंट दिमाग में आ जाना चाहिए। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की वो बात करते हैं, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? स्विट्जरलैंड में हुआ था। इन्होंने अपना एक पॉपुलर स्कूल भी खोला था जिसमें उन्होंने अपने जो न्यू एजुकेशनल आइडियाज थे उसके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। इनकी एजुकेशनल फिलॉसफी की अगर हम बात करें तो वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं। हार्मोनियस डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चे की सभी पावर्स का, मोरल, इंटेलेक्चुअल और फिजिकल पावर्स का। मदर का जो रोल है उन्होंने क्रूशियल माना है प्री स्कूल एजुकेशन के लिए, ठीक है। गेम्स को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं लर्निंग और डेवलपमेंट के लिए। बिलीव दैट स्पॉन्टेनियस एक्टिविटीज लीड्स टू लर्निंग, स्पॉन्टेनियस एक्टिविटीज पर फोकस करते हैं। यूज्ड ऑब्जेक्ट्स एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस इन टीचिंग, ठीक है। इन्होंने कुछ ऑब्जेक्ट्स भी बनाए, कुछ ऑब्जेक्ट्स को यूज किया प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के लिए। इनका जो मेजर वर्क है यानी कि इनकी जो बुक है वो एक मैनुअल है। ये क्या है? हाउ ग्रेटिट्यूड टीचेस हर चिल्ड्रन, यानी कि ग्रेटिट्यूड क्या है, उसमें एक करेक्टर है कि किस तरह से वो अपने बच्चों को पढ़ाती है, किस तरह से अपने बच्चों को टीच करती है। तो ये क्या है? ये मैनुअल है मदर्स के लिए, ठीक है। डेवलप्ड वेरियस एजुकेशनल मटेरियल्स को उन्होंने डेवलप किया। इंट्रोड्यूस एक्सरसाइजेस फॉर प्री स्कूलर्स, यानी कि प्री स्कूलर्स जो बच्चे स्कूल में नहीं जाते उनके लिए कुछ एक्सरसाइजेस को भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तो पेस्टोलॉजी का नाम आते ही आपको चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, हार्मोनियस डेवलपमेंट, मदर के रोल को उन्होंने बहुत ज्यादा स्पेसिफिकली मेंशन किया है, ठीक है। उनकी बुक हाउ ग्रेटिट्यूड टीचेस हर चिल्ड्रन, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है मेन, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे मारिया मोंटेसरी की। मारिया मोंटेसरी का नाम आते ही आपको मोंटेसरी मेथड ऑफ एजुकेशन को ध्यान में लाना है, ठीक है। यानी कि मोंटेसरी मेथड्स की बात कौन करते हैं? मारिया मोंटेसरी करते हैं। उस फाउंडर है ये मोंटेसरी मेथड ऑफ एजुकेशन के। किसमें बिलीव करते हैं? चाइल्ड सेंटर लर्निंग की बात करते हैं। एम्फसाइज इंडिविजुअल डेवलपमेंट रादर देन कलेक्टिव टीचिंग, भाई कलेक्टिव टीचिंग की बजाय इंडिविजुअल डेवलपमेंट पर एम्फसाइज करते हैं। अब इनके 3 मेन प्रिंसिपल्स हैं, मोंटेसरी विधि के 3 सिद्धांत हैं। क्या क्या? रिस्पेक्ट फॉर द चाइल्ड, ठीक है, यानी कि बच्चे को रिस्पेक्ट देना है। प्रिपेयर इन्वायरमेंट, यूज ऑफ स्पेशल मटेरियल्स, ठीक है। तो ये 3 सिद्धांत बताते हैं, बच्चे की रिस्पेक्ट पर ही बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि भाई बच्चे को फुल रिस्पेक्ट दिया जाना चाहिए, इन्वायरमेंट को प्रिपेयर करना और स्पेशल मटेरियल्स का यूज करना। इनके जो ये मोंटेसरी एजुकेशन है इसके फीचर्स की वो बात करते हैं। मतलब मारिया मोंटेसरी का मतलब मोंटेसरी पद्धति से रिलेटेड है, ठीक है। तो क्या क्या फीचर्स बताते हैं मोंटेसरी एजुकेशन के? चिल्ड्रन आर गिवन फ्रीडम टू मूव एंड एक्सप्लोर, बच्चों को पूरी फ्रीडम होनी चाहिए मूव और एक्सप्लोर करने के लिए। लर्निंग किस पर बेस्ड होनी चाहिए? सेल्फ डायरेक्टेड एक्टिविटीज की बात करते हैं। स्पेशली डिजाइन्ड मटेरियल्स हेल्प चिल्ड्रन लर्न कॉन्सेप्ट, यानी कि जो भी उनका जो स्पेशली मटेरियल डिजाइन किया गया है बच्चों को सिखाने के लिए उस पर वो बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। ईच चाइल्ड लर्न्स एट देयर ओन पेस, मतलब हर बच्चा अपनी गति से सीखता है, अपने इंटरेस्ट और अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग वो चीजें सीखते हैं। सेंसेस आर द गेटवेज टू नॉलेज, सेंसेस को ही ये क्या मानते हैं? गेटवे टू नॉलेज। सेंसेस पर बहुत ज्यादा फोकस किया है इन्होंने कि सेंसेस के थ्रू बच्चा चीजें सीखता है। तो जहां पर सेंसेस की बात आ जाए, मोंटेसरी मेथड्स की बात आ जाए, तो वहां पर हम मारिया मोंटेसरी की बात हो रही है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि जो प्रारंभिक बचपन होता है, अर्ली चाइल्डहुड को इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंस दिया है कि उन्होंने कहा है कि जो फर्स्ट 6 ईयर्स होते हैं बहुत क्रूशियल होते हैं बच्चे की लर्निंग और डेवलपमेंट के लिए। चिल्ड्रन लर्न बेस्ट थ्रू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, मतलब बच्चा करके सीखता है, सेंसेस के थ्रू सीखता है। मोंटेसरी डेवलप्ड हर ओन टीचिंग मटेरियल्स, उन्होंने जो है अपना टीचिंग मटेरियल भी डेवलप किया है जो कि सेंसरी लर्निंग को इनहेंस करता है। तो जहां पर सेंसेस की बात हो रही है, ठीक है, बच्चा सेंसेस के थ्रू सीख रहा है, तो वहां पर मारिया मोंटेसरी की बात हो रही है। तो ये इंपॉर्टेंट वेस्टर्न थिंकर्स को हमने डिस्कस किया। अब ये जो थिंकर्स हमने करे हैं इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, के फादर किसको माना गया है? जॉन ड्यूई, फ्रेडरिक फ्रॉबेल, कॉमेनियस या रूसो। तो किसको कहा गया है मॉडर्न एजुकेशन के फादर? कॉमेनियस को माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट है जॉन ड्यूई इज एसोसिएटेड विद विच एजुकेशनल फिलॉसफी, जॉन ड्यूई किस एजुकेशनल फिलॉसफी से एसोसिएट है? आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म या एग्जिस्टेंशियलिज्म। तो किससे रिलेटेड है? प्रैग्मेटिज्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एजुकेशनल थिंकर इंट्रोड्यूस द किंडरगार्टन सिस्टम, किसने इंट्रोड्यूस किया है? फ्रॉबेल ने, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, बहुत टफ भी नहीं पूछे जाते। ये आपको सिंपल इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा है, ठीक है, चीजें अभी पढ़ी हैं। द मोंटेसरी मेथड इज बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड है मोंटेसरी मेथड? रोट मेमोराइजेशन,
मेमोराइजेशन, इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग एंड सेल्फ एक्सप्लोरेशन, ग्रुप लर्निंग एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन। तो किस पर बेस्ड है? इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग एंड सेल्फ एक्सप्लोरेशन, ठीक है, यानी कि बच्चा खुद करके सीखे चीजों को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। विच बुक वाज रिटन बाय पाउलो फ्रारे, यानी कि इनमें से कौन सी बुक पाउलो फ्रेरे के द्वारा लिखी गई है? डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, पेडागोजी ऑफ द ऑप्रेस्ड, एमिल या मोंटेंसरी मेथड। तो पेडागोजी ऑफ ऑप्रेस्ड ये पाउलो फ्रारे के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन जॉन ड्यूई की बुक है, एमिल रूसो की बुक है, द मोंटेंसरी मेथड मारिया मोंटेंसरी की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसो बिलीव दैट एजुकेशन शुड बी, यानी कि रूसो कहते हैं कि भी एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? टीचर सेंटर्ड, नेचुरल एंड अलाइंड विद द चाइल्ड्स डेवलपमेंट, फोकस्ड ओनली ऑन रिलीजियस टेक्स्ट, बेस्ड ऑन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। तो किस पर बेस्ड होनी चाहिए? मतलब नेचुरल और अलाइंड विद द चाइल्ड्स डेवलपमेंट, नेचर की वो बात करते हैं, बिल्कुल हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पेस्टोलॉजी द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग, मतलब पेस्टोलॉजी के अकॉर्डिंग कौन सा टीचिंग मेथड बेस्ट है? मेमोराइजेशन, लर्निंग थ्रू सेंसेज एंड एक्सपीरियंसेस, कॉर्पोरल पनिशमेंट या स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग। तो हमें देखते ही पता चल रहा है किसकी बात करते हैं, लर्निंग थ्रू सेंसेस एंड एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमिनियस इंट्रोड्यूस्ड विच रिवोल्यूशनरी आइडिया इन एजुकेशन, यानी कि कॉमिनियस ने कौन सा रिवोल्यूशनरी आइडिया एजुकेशन में इंट्रोड्यूस किया है? वीमेन शुड नॉट बी एजुकेटेड, टेक्स्ट बुक्स विद पिक्चर्स, एजुकेशन शुड बी लिमिटेड टू एलाइट्स, लर्निंग मस्ट बी टीचर ड्रिवन। तो किस पर फोकस किया उन्होंने, मतलब कौन सा रिवोल्यूशनरी आइडियाज उन्होंने, कि भाई जो बुक्स में पिक्चर्स वाला आइडिया था, ठीक है, मतलब पहली बुक थी जिसमें पिक्चर्स थी, तो किसके द्वारा दी गई थी? कॉमिनियस के द्वारा, टेक्स्ट बुक्स विद पिक्चर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन ड्यूई एम्फसाइज दैट एजुकेशन शुड बी, यानी कि जॉन ड्यूई ने किस चीज पर एम्फसाइज किया है कि भाई एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? पैसिव एंड टीचर लेड, एक्सपीरियंस बेस्ड एंड इंटरेक्टिव, फोकस्ड ऑन मेमोराइजेशन, प्राइमरीली रिलीजियस। तो कैसी होनी चाहिए? एक्सपीरियंस बेस्ड एंड इंटरेक्टिव होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रपोज दैट प्ले इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एजुकेशन, यानी कि प्ले को हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एजुकेशन किसने माना है? मारिया मोंटेंसरी, फ्रॉबेल, जॉन ड्यूई या जीन पियाजे। तो कौन मानते हैं? फ्रॉबेल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स प्रमोटेड लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके सीखने पर कौन ज्यादा फोकस करता है? कौन कौन से थिंकर्स? जॉन ड्यूई, महात्मा गांधी, बोथ ए एंड बी, नीदर ए नॉर बी। तो दोनों ही मानते हैं, महात्मा गांधी ने भी फोकस किया है करके सीखने पर और जॉन ड्यूई ने भी फोकस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। तो ये कोट है, एक कोटेशन है, किसके द्वारा कहा गया है? स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि भाई मतलब व्यक्ति के अंदर जो ऑलरेडी परफेक्शन है उसको मैनिफेस्ट करना, उसको प्रकट करना ही एजुकेशन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द मोंटेंसरी मेथड प्लेसेस अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन, यानी कि मोंटेंसरी मेथड किस चीज पर मतलब एम्फेसाइज करता है? स्ट्रक्चर्ड एग्जाम्स, हैंड्स ऑन लर्निंग एंड सेल्फ डायरेक्टेड एक्टिविटी, टीचर लेक्चर, स्टैंडर्डाइज करिकुलम। तो किस पर फोकस करता है? हैंड्स ऑन लर्निंग एंड सेल्फ डायरेक्टेड एक्टिविटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसोस एजुकेशनल फिलॉसफी इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, यानी कि रूसो की एजुकेशनल फिलॉसफी इनमें से किसको बेस्ट डिस्क्राइब करती है? ऑथोरिटेरियन, चाइल्ड सेंटर्ड एंड नेचुरलिस्टिक, रिजिड एंड रूल बेस्ड, इंडस्ट्री फोकस। तो किस पर फोकस करती है? चाइल्ड सेंटर्ड एंड नेचुरलिस्टिक, ठीक है। रूसो क्या थे? नेचुरलिज्म से रिलेटेड थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच एजुकेशनल थिंकर फोकस ऑन क्रिटिकल पेडागोजी, क्रिटिकल पेडागोजी की बात कौन करते हैं? पाउलो फ्रेरे, जॉन ड्यूई, रूसो या महात्मा गांधी। तो कौन करते हैं? पाउलो फ्रेरे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रल एजुकेशन वाज प्रपोज्ड बाय। अब ये जो क्वेश्चन है ये मिक्स आएंगे, यानी कि इंडियन और वेस्टर्न थिंकर से रिलेटेड इन क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड कर दिया है, ठीक है, ताकि आपका रिवीजन एक तरह से हो जाए। तो इंटीग्रल एजुकेशन की बात कौन करते हैं? अरबिंदो करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ किंडरगार्टन, यानी कि किंडरगार्टन के फादर किसको कहा जाता है? फ्रॉबेल को कहा जाता है। तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति निकेतन वाज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है शांति निकेतन? इंडस्ट्रियल एजुकेशन, लर्निंग इन हार्मोनी विद नेचर, स्ट्रिक्ट क्लासरूम टीचिंग या मिलिट्री डिसिप्लिन। तो किस पर बेस्ड है कि मतलब नेचर के साथ सामंजस्य की बात उन्होंने
उन्होंने की है कि भाई बच्चों की जो लर्निंग है वो नेचर के साथ कनेक्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच थिंकर बिलीव दैट एजुकेशन शुड लिबरेट द ऑप्रेस्ड, यानी कि किस थिंकर ने कहा है कि जो एजुकेशन है वो जो दलित शोषित लोग हैं उनको लिबरेट करेगी। किसने कहा है ये वर्ड? पाउलो फ्रेरे, गांधी, जॉन ड्यूई या फ्रेडरिक फ्रोबेल? तो किसने कहा है? पाउलो फ्रेरे ने कहा है कि भाई एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो शोषित वर्ग है उनको लिबरेट कर सके ताकि वो रियल में ह्यूमन बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेवे मेथड इन एजुकेशन, यानी कि प्लेवे मेथड को किसने इंट्रोड्यूस किया है? फ्रॉबेल, मोंटेंसरी, जॉन ड्यूई या रूसो? तो किसने किया है? फ्रॉबेल ने। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने वेस्टर्न थिंकर्स को बिल्कुल डिटेल में समझा और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी डिस्कस किया। तो जो आपका फिलॉसफी वाला पोर्शन था यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम सोशियोलॉजी वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए वीडियो सेशंस आप लोगों को पसंद आते हैं, आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। और किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक आपका है, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।